तो लास्ट वीडियो में हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर ही कर रहे थे। उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया था कि नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, है ना। हम बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन तक हम कर चुके थे। तो यहाँ से हम अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं अब थोड़ा सा आपको मोबाइल से ही पढ़ाता हूँ। वैसे भी मैं आपको समझाता ही हूँ, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, ठीक है, मोबाइल से भी। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑफ़र होना चाहिए ना, ऑफ़र जो है आपका लैप्स ऑफ टाइम के कारण भी रिवोक हो जाता है। मान लीजिए आपने कहा कि मैंने ये ऑफ़र, जैसे कि होती है ना, कंपनी निकालती है कि अमेजॉन जैसे कि 28 से लेके 2 जनवरी तक की सेल है, न्यू ईयर सेल, और अगर उसके बाद मान लो कोई उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है तो क्या हो जाता है, वो ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं होता है ना। तो यही होता है हमारा बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि आपको ऑफ़र विद इन द टाइम देना है, और नहीं दिया तो फिर वो ऑफ़र क्या हो सकता है, रिवोक हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा, आपको जो मैं समझा रहा हूँ ना, एक बार आपका अगर मैंने आपको समझा रहा हूँ तो उस पर फोकस करो, और एक बार तुरंत जैसे मेरा वीडियो देख लोगे उसके बाद तुरंत एक बार पढ़ लो। ऑल तो आपने पढ़ रखा है, मुझे पता होगा आपने पढ़ रखा होगा, पर तो भी एक बार फिर से पढ़ लो, पूरा बेटर वे से समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है? बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, 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 ठीक है। दैट इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब जो कि कहा गया है। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब जैसे कि जब मान लीजिए कि जो एक्सेप्टर है वो क्या हो गया, फेल हो गया एक फुलफिल कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, जो कि प्रेसिडेंट था एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर। प्रेसिडेंट मतलब जो कि ज़रूरी था एक्सेप्ट करने के लिए, तब वो ऑफ़र जो है रिवोक हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मतलब मैंने निकाला कार्ड कि मैं अपनी कार जो है 10,000 में बेच दूंगा जो इस हॉर्स गेम को जीतेगा, जो इस हॉर्स गेम को जीतेगा। बहुत सारे एक्सेप्टर आ गए, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे उसमें से जो कि उस कंडीशन मतलब हॉर्स रेस को जीत नहीं पाया, तो फिर वो ऑफ़र क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, है ना। तो बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक है, समझ गए। तीसरा पॉइंट था ये हमारा। फोर्थ पॉइंट अब देखिए क्या है हमारा, जो फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट क्या है कि बाय डेथ ऑफ प्रोमिसर, बाय डेथ ऑफ किसका, प्रोमिसर, या फिर प्रोमिसर आप कुछ भी कह दीजिए। तो अगर मान लीजिए आपका कि डेथ हो जाता है किसका, मान लीजिए ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो करेगा वो बाई और सेल की, मतलब बाई करने की, जो ए है वो बाई करेगा कार 5 लाख में, ए क्या करेगा, बाई करेगा कार 5 लाख में। ए की डेथ हो जाती है, तो ए की डेथ हो गई, तो अब कार कौन सेल करेगा, ए का रिप्रेजेंटेटिव। ये बताओ कार कौन सेल करेगा, ए का रिप्रेजेंटेटिव। हाँ हो सकता है कार जो है आपका, मतलब क्या कहते हैं, मतलब वो ए का रिप्रेजेंटेटिव कार सेल कर सकता है, बट इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो है ऑफ़र लैप्स नहीं होगा, इस केस में ऑफ़र रिवोक नहीं होगा, ठीक है। बट वही मान लीजिए कि अगर आपका कोई ऐसा चीज़ है कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए जो है बी का स्केच ड्रॉ करेगा, और उस केस में अब ए की डेथ हो गई कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के बाद और एक कॉन्ट्रैक्ट के काम से पहले, तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ़र लैप्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्किल्स रिलेटेड है, ठीक है। तो आप समझ गए कि अगर आपका प्रोमिसर है, प्रोमिसर और प्रोमिसी में वो होता है, एक प्रॉमिस होता है, और अगर वो प्रॉमिस ऐसा होता है कि जिसमें पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, मतलब यूज ऑफ स्किल्स और नॉलेज, तो वो डेथ के एंड टाइम में वो ऑफ़र जो है रिवोक हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो चलता ही रहता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रोमिसर का, जिसकी भी डेथ होती है, उसका ऑफ़र को परफॉर्म करता है, तब वो रिवोक नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है बाय काउंटर ऑफर। अभी मैंने आपको बताया था काउंटर ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर आपको मैंने अभी बताया था काउंटर ऑफर क्या होता है। काउंटर ऑफर क्या होता है कि हम जब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देते हैं ऑफर को हम क्या देते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस जब हम देते हैं तो वो हमारा हो जाता है काउंटर ऑफर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, उसने ऑफ़र दिया कि क्या तुम मेरी कार 5 लाख में लोगे, अब वो अगेन कह रहा है कि नहीं, मैं क्या तुम अपनी कार 4.5 लाख में खरीद दोगे, तो ये क्या हो गया, फिर ये तो फिर ऑफ़र ही हो गया ना। फिर इसने पहले ऑफ़र दिया 5 लाख में, वो ऑफ़र दे रहा है 4.5 लाख में, फिर तो ये एक्सेप्टेंस होगा नहीं। तो मतलब जो 5 लाख वाला ऑफ़र था वो क्या हो गया, वेनिस हो गया, है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि हम पे बहुत काम है, मतलब आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आप पे। अब है बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। इसका मतलब क्या है, आप जानते ही होंगे, मुझे पता है, इलीगलिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए जो है कुछ केमिकल को सप्लाई करेगा, कुछ केमिकल को बी को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, जैसे ही हमारा एग्रीमेंट हुआ उसके जस्ट बाद
उस केमिकल को बैन कर दिया। इंडिया में क्या क्या पॉल्यूशन ये फैलाता है, ये केमिकल इंडिया में बैन है, तो ये क्या हो गया, अब उसके लिए सप्लाई करना क्या हो गया, इलीगल काम हो गया। तो इसलिए जो वो ऑफ़र है वो अब लैप्स हो जाएगा, ठीक है, वो ऑफ़र क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। आपको आई होप समझ में आया हो। तो जल्दी से हम फटाफट अपने जो सेकंड यूनिट है इसका जल्दी से फटाफट करते हैं। इसमें जो हमें मेन काम हुआ है कंसीडरेशन का, सबसे पहले मतलब समझना, क्या समझना, तो कंसीडरेशन का आखिर मतलब क्या होता है। कंसीडरेशन होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D ने। सेक्शन 2D ने डिफाइन किया गया है कंसीडरेशन को। कंसीडरेशन क्या होता है कि समथिंग इन रिटर्न दैट इज क्विड प्रो क्यू। क्या होता है ये, समथिंग इन रिटर्न क्विड प्रो क्यू। मैं इसका आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको यही लिखना पड़ेगा कि देखो मेरे को अभी भी याद है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, ये डेफिनेशन अच्छा है, आपको एग्जैक्टली यही डेफिनेशन लिखना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी, द प्रॉमिसी, द प्रॉमिसी, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है। ये इसी में हमारे केस बना था जब एनी अदर पर्सन का मोहरी बीबी बल से वो जो था हमारा चन्नैया बल से मैं मोहरी बीबी पहुंच गया, ठीक है। तो क्या है इसका डेफिनेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, एनी थर्ड पर्सन। प्रॉमिसर के डिजायर पे प्रॉमिसी या एनी अदर पर्सन हैज़ डन या तो किया है और या फिर किसी को करने से रोका है, और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, या तो किया है या फिर करने से रोका है, और डज करता है, और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग करने से रोकता है, एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू, और प्रॉमिस करता है, और प्रोमिसेस टू डू, और या फिर एब्सटेन करता है, रोकता है, और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर एब्सटेन मतलब रोकता है फ्रॉम किस चीज़ से, तो फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग, देन सच एन एक्ट, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है, देन सच एन एक्ट। अब सिंपली देखो, सिंपली ये एकदम आसान सी डेफिनेशन, सच एन एक्ट और एब्सटीनेंस, या तो वो काम या फिर जो हमने रोका है वो वाला काम, या तो पॉजिटिव वाला या तो नेगेटिव वाला। एब्सटीनेंस इज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, सिंपली डेफिनेशन है एकदम, कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस, है ना। कि जब किसके डिजायर पे, प्रॉमिसर के डिजायर पे प्रॉमिसी कुछ काम करता है या फिर वो काम को नहीं करता है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर वो काम को नहीं करता। जैसे कि मैंने कहा कि ए बी को ऑफर दे देता है कि मैं तुझे 5 लाख दूंगा अगर तू उससे वहाँ पे मतलब दिल्ली कल नहीं जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एब्सटेन की बात हो गई है ना। तो वही है कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, कंसीडरेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें जो हमारा है सबसे पहला जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन आ सकता है आपके पेपर में। इसके लीगल रूल्स हम जल्दी से देख लेते हैं। कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। कंसीडरेशन जो है हमारा ऑलवेज किसके डिजायर से मूव करना चाहिए, तो प्रॉमिसर के मूव से। देखा क्योंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि डेफिनेशन में ही तो अभी हमने पढ़ा, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर द प्रॉमिसर एनी अदर पर्सन हैज डन समथिंग ना, है ना। तो मतलब यही है कि कंसीडरेशन ना ऑलवेज मूव करना चाहिए किसके डिजायर पे, एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। इसमें एक केस लॉ भी आया था, जो कि केस था इसका, वो जो केस था इसका वो था आपका दुर्गा प्रसाद वर्सेस बेल्दियो, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बेल्दियो। इसमें क्या हुआ था, जो दुर्गा प्रसाद है, दुर्गा प्रसाद वो बाजार लगाता, मार्केट लगाता था। बाल्दियो कौन था, बिना दुर्गा प्रसाद के डिज़ायर से मार्केट में कुछ कंस्ट्रक्शन करता है और दुर्गा प्रसाद पे पैसे के लिए पहुंच जाता है, कि कहता है कि मैंने मार्केट में ये किया है और पैसे दे दो। बट उसके इसमें दुर्गा प्रसाद दे देता है, बट अगर दुर्गा प्रसाद के पास ये राइट था कि वो पैसे नहीं देता, क्योंकि उसने जो काम किया उसके डिज़ायर पर नहीं किया, दुर्गा प्रसाद के डिज़ायर पर नहीं किया है, ठीक है। ये था हमारा पहला केस कि कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। सेकंड केस क्या है, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन,
मीन्स कंसिडरेशन की डेफिनेशन में मैंने क्या देखी थी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मीन्स क्या मैंने बोला कि कंसिडरेशन मूव तो करता है डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बट ये किसके द्वारा मूव किया जाता है, या तो प्रोमिसी के द्वारा या फिर एनी थर्ड पर्सन के द्वारा। तो ये याद रखना कि कंसिडरेशन जो है थर्ड पर्सन के द्वारा मूव कर सकता है। तो हम वही बात कर रहे थे कि कंसिडरेशन जो है वो किसके मतलब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर मूव करता है, बट इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन जो इसका गिवन है सेक्शन 2D में वही हमें कहता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन समथिंग, है ना, इतना समझ गए। तो और एक हमें इसमें आपको लाइन जो इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ये वाला लिखोगे ना तो एक लाइन लिख देना कि देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें जो हमारा केस आया था इसमें आया था केस, वो आया था चिन्नाया वर्सेस रमाया, इसी पॉइंट पे चिन्नाया वर्सेस रम्या, ये बहुत ही अच्छा केस था कि ये आपका केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इसके रहते हैं। इसमें क्या होती है कि एक लेडी रहती है वो अपनी डॉटर को जो है, मतलब अपने एक लेडी रहती है जो आप समझ लो, एक लेडी रहती है जो कि अपने भाई को अपनी पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है, बट उसमें कंडीशन लिख देती है कि तो पूरी प्रॉपर्टी तो तेरी है, बट इसका जो कुछ परसेंट होगा, मान लीजिए इसका 10% जो लैंड का होगा वो जो लेडी है उसका बेटे के लिए यूज़ के लिए होगा, ठीक है, उसके बेटे के लिए यूज़ के लिए होगा। बाद में क्या होता है, वो लेडी मर जाती है और उसका जो भाई है वो पूरे लैंड पे ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्शन करवाते रहता है और उसके सन को नहीं देता है। तो फिर सन उस पर केस कर देता है और बाद में जीत सन की होती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये सुनाता है कि जो प्रोमिसर है, मतलब जो उस लेडी जो थी, लेडी ने स्पेशल कंडीशन मेंशन कर रखा था कि जो इसमें से कुछ परसेंट जो इसके भाई यूज़ करेगा और जो कंसिडरेशन है वो जो है मूव कर सकता है मतलब थर्ड पर्सन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ था, लेडी और उसके भाई के बीच में, और इस यहाँ पे जो उसका जो बेटा था वो कौन सा थर्ड पर्सन था, पर तो भी उसने केस कर दिया ना और वो जीत गया ना, तो इसी केस के तहत आया था वो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी, ठीक है, समझ गया आप इतना। अब तीसरा क्या है कि एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता ही है कुछ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन मतलब बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस, और एग्जीक्यूटरी मतलब नॉन ऑफ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस, ठीक है। अब हमारे पास कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, ये याद रखना कि इफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो कंसेंट है वो फ्री है, मतलब कंसेंट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर ऐसा है तो फिर हमारी जो कंसिडरेशन है उसकी एडिक्वेट होने की वो नहीं है, नीड नहीं है। बट कंसेंट इज़ नॉट फ्री, अगर कंसेंट हमारा फ्री नहीं है तो हमारा जो कंसिडरेशन है वो नीड मस्ट बी एडिक्वेट, ठीक है, मस्ट बी एडिक्वेट मतलब इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाड़ी 5 लाख की आपको 1 लाख में दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। अब हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट ये है कि परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब कंसिडरेशन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि एक लीगल ड्यूटी है व्यक्ति की। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आपने पुलिस के पास गए, पुलिस के कहा कि सर मेरी पत्नी को ये कुछ गुंडे हमला कर रहे हैं मेरी पत्नी पे, आप 5 लाख रुपए ले लीजिए और इसकी जल्दी से केस की सुनवाई करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, उनको पकड़ के लेके आइए। तो इस केस में जो हम पुलिस को 5 लाख रुपये देंगे तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस की आउन ड्यूटी है, वो उनकी खुद की ड्यूटी है, इन्वेस्टिगेट उनकी करना वो नेसेसरी है उनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो खुद की एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अब हमारे पास जो एक 7th पॉइंट है वो है कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दो मैं तुम्हें इस इंसान को बंदर बना के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। कंसिडरेशन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो और इमोरल मतलब अगेंस्ट गुड मॉरल हो और या फिर अनलॉफुल हो, ठीक है। अब हमारे पास जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है वो है हमारा कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, इसको देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ठीक है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू
यही है हमारा क्या डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इसके भी एक्सेप्शन है, जिस केस में स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो स्यू, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो स्ट्रेंजर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे स्यू कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन अगर इसके हम देखें तो। ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बुक में से पढ़ते रहो मेरे साथ ही, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, जो आपके ब्लैक पेन में नहीं लिखा हुआ है, देखो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, अभी हम वो कर रहे हैं, ठीक है। अब जो इसमें जो एक्सेप्शन है वो फर्स्ट है हमारा इन केस ऑफ ट्रस्ट। इन केस ऑफ ट्रस्ट जो हमारी मंदिर है, मंदिर के खिलाफ देखते हो पब्लिक भी केस कर सकती है, तो वही तो है, पब्लिक हमारी क्या है, स्ट्रेंजर है, पर तो भी वो केस कर सकती है, तो ठीक है, ये याद रखना। इन केस ऑफ ट्रस्ट जो होता है, ये जो है हमारा जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी मतलब जो पब्लिक है, वो जो है केस में ऑल्दो वो स्ट्रेंजर है, किसके बीच में, सेटलर और ट्रस्टी के बीच में, बट तो भी वो केस कर सकता है। सेकेंड है हमारे पास इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, ठीक है, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट में भी यही होता है आपका कि बेसिकली होता क्या है कि बस ये आपको ये याद रखना है कि ये हमारा किस में होना चाहिए, राइटिंग में। अगर ये आपका राइटिंग में है तो अब जो आपका स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट वो भी फैमिली सेटलमेंट के लिए स्यू कर सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। इन केस ऑफ सेम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन केस ऑफ सेम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ सेम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा स्ट्रेंजर है वो बेनिफिट्स ऑफ किसके लिए, किसके बेनिफिट्स ऑफ जो हमारे पर्सन होते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके बेनिफिट्स के लिए जो स्ट्रेंजर है वो स्यू कर सकता है, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी क्या हो जाता है, जो हमारा जो जिसमें मतलब व्हेन द बेनिफिट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन असाइंड द असाइनी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब उसको जो असाइनी है उसको अगर बेनिफिट दिया गया तो वो इसमें कोर्ट में केस कर सकता है, ठीक है, ऑल्दो वो स्ट्रेंजर है, ठीक है। और एक जो हमारा लास्ट आता है वो या एक दो और है अभी, जो फिफ्थ है हमारा वो है एक्नॉलेजमेंट या स्टॉपल। एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल में क्या होता है कि हम जो है हम वैसे न जैसे कि हम पार्टनर फर्म के, जैसे कि हम पार्टनरशिप में ही एक एग्जांपल ले कि हम बिज़नेस के पार्टनर नहीं रहते, हम बिज़नेस के ऑनर नहीं रहते हैं, पर तो भी हम थर्ड पार्टी को बिलीव दिलवाते हैं कि हम भी इस ऑनर के बिज़नेस हैं। जैसे कि मान लीजिए ए और बी और सी पार्टनर है और डी उनसे मिलने आता है ABC से, और ABC क्या करते हैं, अपने बड़े क्लाइंट से डील करते हैं, वहाँ पे डी भी पहुँच जाता है। अब जो हमारे जो बड़ा क्लाइंट है उसके सामने भी ए ऐसा दिखाता है, जो हमारा डी है वो ऐसा दिखाता है कि वो भी उस बिज़नेस का पार्टनर है, ठीक है, और ए और बी और सी उसको रोकते भी नहीं है। तो इस केस में जो डी वो लाइबल हो जाता है किसके लिए, मतलब जो डी है वो डी मतलब जो ABC जो है हमारे पास स्ट्रेंजर, वो डी पे स्यू कर सकते हैं कोई भी ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है, उसके पास राइट होता है, ठीक है। ये होता है हमारा एक्नॉलेजमेंट। और जो है हमारा सेवन्थ है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एजेंट। सिक्स्थ है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एजेंट। जो हमारा एजेंट के थ्रू अगर एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वो स्यू कर सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल जो होता है वो इन्फोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि एंटर किया गया एजेंट के द्वारा, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि जो वो है क्या कहते हैं, जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एजेंट जो है वो विद द नेम ऑफ प्रिंसिपल वर्क कर रहा हो, ठीक है। और यहाँ तक हमने कर लिया। और ये भी आप देख ही लो कि जो है कि विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना आप कि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन करके, ये पढ़ के ही जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन, ठीक है। इसकी आप अगर करें तो पहला जो हमारा है वो है एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। क्या है, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो ये याद रखना, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वैलिड होता है विदाउट कंसिडरेशन इफ 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला कि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण बना हो, मतलब हमारी फैमिली रिलेशन के कारण, पार्टी जो है स्टैंड हो नियर रिलेशन में, जैसे कि भाई बहन ब्रदर सिस्टर, ऐसे पापा मम्मी ये सब। और तीसरा है वो राइटिंग में होना चाहिए। और चौथा है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर एनी लॉ, ठीक है। सेकंड है पॉइंट, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। आपने मतलब किसी ने आपको
अनजाने में सर्विस दे दिया कुछ जो कि आपकी बहुत हेल्प की वो सर्विस, और उसके लिए आप उसको कंपनसेट करना चाहते हैं, तो फिर ये भी हमारा विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा। इसमें क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? पहला देखिए कि सर्विस जो है वो वॉलेंटरली देना चाहिए। दूसरा देखिए सर्विस जो है प्रोमिसर के लिए ही देना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि सर्विस तब देना चाहिए जब हमारा प्रोमिसर वहाँ पे एग्जिस्ट हो। चौथा है कि प्रोमिसर जो है उसकी इंटेंट होनी चाहिए कि वो कंपनसेट कर सके, ठीक है। और फिफ्थ ये भी आप कह सकते हो कि जो प्रोमिसर है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रॉमिस टू पे टाइम बैरिड डेप्ट, ठीक है। प्रॉमिस टू पे जो टाइम बैरिड डेप्ट होता है, जो कि बैरिड होता है लॉ ऑफ लिमिटेशन के द्वारा, वो हमारा वैलिड होता है अगर वो हमारा राइटिंग में है, साइंड किया गया है पर्सन के द्वारा जो कि उसको पे करने वाला है, ठीक है। फोर्थ है हमारा एजेंसी। इन केस ऑफ एजेंसी नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, ये आप याद रख लेना। इन केस ऑफ बेलमैन टू नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर कर रखा है तो प्लीज़ शेयर कर दो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो इस चैनल को तो भी आप सब्सक्राइब कर दो। अगर आप कोई न्यू हो जो कि हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो मैं नीचे जो है अपना टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे, आप उसको जुड़ जाओ, ठीक है। थैंक यू।